हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन नंबर 9 का पर्पज क्या था बनाने का, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पावर टू मेक रूल्स की पावर किसके पास है रूल्स बनाने की, और कौन से रूल्स और कैसे रूल्स बनाने चाहिए या फिर क्यों बनाने चाहिए, क्यों सेक्शन नंबर 9 है हमारा वह डोगरी प्रोविजन एक्ट के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम सेक्शन नंबर 9 के अंदर स्टडी करेंगे कि डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 9 की जरूरत क्यों पड़ी और पावर टू मेक रूल्स किस तरह के रूल्स है वह बनाए जाने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल लीगल ज्ञान के अंदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर जो 9 है हमारा, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारा क्लोज 1 के अंदर डिफाइन किया गया है, उसके पास पावर है कि वह रूल बना सके। रूल क्यों बनाए जाएंगे उसका भी कारण है। अगर हमें यह लगता है कि अब इस एक्ट के अंदर इस चीज को ऐड करना चाहिए तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वह क्या करेगी, रूल बनाएगी। ठीक है, तो वहां पर सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वह जो हमारा एक्ट है डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 उसके अंदर अमेंड कर सके और अपने जो भी है वह ऐड करना चाहती है या फिर हम जिसे बोलते हैं रूल वह बना सके। सेक्शन नंबर जो 9 है हमारा उसका क्लोज 2 है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर। तो यहाँ पर जो हमें सेक्शन नंबर हमारा 9 है उसके अंदर जो हमारा क्लोज 2 है उसके अंदर सब क्लोज दिए गए हैं, सब क्लोज ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वह क्या करेगी, रूल बना देगी, लेकिन वह डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, वह किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करेगी कि सभी के सभी जो है राइट्स है वह वुमेन को दे दी जाए या फिर मैन को दे दी जाए। तो वहां पर सब चीजों को देखकर ही रूल्स बनाए जाएंगे, सबसे पहली बात यह है। सेकंड, अगर जरूरत है तभी रूल बनाया जाएगा, अदरवाइज कोई भी रूल नहीं बनाया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिससे आपका साथ के साथ टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर जो हमारा 9 है क्लोज 2 सब क्लोज ए, द फॉर्म एंड मैनर इन विच द पर्सन्स बाय हुम एनी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स रेफर टू इन सब सेक्शन 2 of section 3 shall be maintained and all other matters connected therewith। यहाँ पर अब सेक्शन नंबर 3 है, हमें उसका सब क्लोज 2 देखना है। सेक्शन नंबर जो 3 का सब क्लोज 2 है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, चलिए देखते हैं। नथिंग इन सब सेक्शन 1 shall apply to or in relation to। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है उसका जो क्लोज 2 है उसका सब क्लोज ए है, presents which are given at the time of marriage to the bride without any demand having been made in that behalf। तो जो पहला हमारा क्लोज है जो प्रेजेंट्स है यानी जो गिफ्ट है वह दिए जाते हैं मैरिज के अंदर ब्राइड को बिना किसी डिमांड के, तो उनके बारे में बात की गई है। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन ए लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो जो वह गिफ्ट है या फिर जो प्रेजेंट्स है वह दिए गए हैं उनकी लिस्ट बनानी चाहिए या फिर उनकी लिस्ट बनानी जरूरी है, यह भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस एक्ट, यानी जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट है उसके अनुसार। ठीक है, अब आता है हमारा क्लोज बी, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइडग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ। तो सेम वहां पर जो दूल्हा है और दुल्हन है उनके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा। दुल्हन भी अपने क्या करेगी, जो भी गिफ्ट मिलेंगे उनकी जो लिस्ट है उन्हें बनानी पड़ेगी। दुल्हन जो पार्टी होती है जो हमारी ब्राइड होती है, ठीक है, या फिर जो हमारा ब्राइड ग्रूम होगा उसके जो रिलेटिव है वह कोई भी गिफ्ट देते हैं या फिर कोई कैश में मनी देते हैं बिना किसी डिमांड के, तो उस चीज की भी उन्हें क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन ए लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए हैं उनके अनुसार जो लिस्ट है वह बनानी पड़ेगी और मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो चलिए अब सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम सब क्लोज जो बी है हमारा वह देखते हैं, उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है। सब क्लोज बी है हमारा, द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, वह प्रारूप और रीति जिसमें ये व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट उपहारों की कोई सूची रखी जाएगी उससे संबंधित अन्य सभी विषय। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बोला गया है कि जो सेक्शन नंबर 3 का जो सब क्लोज 2 है उससे रिलेट किया गया है सारा कुछ, वहां पर सूची होनी चाहिए, यह भी बाद में ऐड किया गया है। अगर कोई अन्य रूल जो गवर्नमेंट है वह ऐड करना चाहे तो वह भी कर सकती है, जिसके अंदर ऐसा प्रावधान हो कि डोगरी को रोका जा सके, या फिर ऐसा प्रावधान हो अगर दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है और कुछ लेन देन हुआ है तो उनके पास उस चीज का रिकॉर्ड हो। तो इस तरह की चीजें भी बहुत जरूरी होती है। अब आता है हमारा क्लोज 3, एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल इट इज in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session। और यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट है उसके अंदर यह रूल ऐड होना चाहिए। ठीक है, वह रूल बना दिया गया है, लेकिन ऐड करने से पहले क्या होगा, जो हमारे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे ना उसके अंदर उस रूल को रखा जाएगा। ठीक है, और वहां पर सेशन होंगे और उसके अंदर डिस्कशन चलेगी, तो हमारे 30 दिनों तक उसको पढ़ा जाएगा। तब वहां पर जो है बाद में क्या होगा, इन 2 और मोर सक्सेसिव सेशन, या फिर 2 से ज्यादा सेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन अफोरसेड बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल और बोथ हाउसेज एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड। अगर वहां पर जो हमारे दोनों हाउसेज है, जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं उस रूल को बनाने के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, तो वहां पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर हाउसेज एग्री होते हैं तो उसे अप्लाई कर देगी, और जो एक ऑफिशियल गैजेट है नोटिफिकेशन उसका निकाल के। ठीक है, या फिर अगर एग्री नहीं होते हैं तो उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगी। द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट एज द केस मे बी सो हाउएवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन और एनवलमेंट शैल बी विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दैट रूल। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर दोनों हाउसेज एग्री हो जाते हैं तो वहां पर रूल है जो वह बन जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो उस रूल को स्टॉप कर दिया जाएगा, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी डोगरी प्रोविजन एक्ट के अंदर। हम देखते हैं समय समय पर चेंज होते रहते हैं क्योंकि समय की डिमांड होती है कि इस समय पर यह रूल आना चाहिए, क्योंकि हम देखा जाता है काफी बार कि इस रूल के अनुसार यानी डोगरी प्रोविजन एक्ट है उसके अनुसार भी जो डोगरी है उसके ऊपर भी रोक नहीं लग रही है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति अपना सजेशन दे देता है या फिर जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखता है या फिर जो हमारा एक्ट है उसके ऊपर कोई डिस्कशन होती है कभी भी उसको अमेंड करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना कोई क्वेश्चन है या फिर कोई अपना जो थॉट है वह रखता है कि ऐसा एक्ट के अंदर हो जाए तो हम और ज्यादा जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, और एक्ट के अंदर फिर क्या हो जाता है, एक रूल बना जाता है और उसके अंदर अमेंड कर दिया जाता है। तब हमारा जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाती है और जो नया एक्ट होता है हमारा वह अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने देखा हुआ काफी बार जो सेक्शन है, मान लीजिए 9 सेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर, तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो सेक्शन 9A कर दिया जाएगा अगर और भी रिक्वायरमेंट होती है तब। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।